हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकी क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मस्त भी होंगे और अपनी तैयारी में भी लगे होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो क्या करिए कि थोड़ा सा पेशेंस बना के आप लोग वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद है ना तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि सही कथनों का पहचान कीजिए। सामाजिक व आर्थिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। सामाजिक व आर्थिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं अथवा विकास परियोजना के कारण लोगों का अस्थायी पुनः स्थानन प्रवसन कहलाता है। अथवा आपका विकास परियोजनाओं के कारण लोगों का अस्थायी पुनः स्थानन विस्थापन कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रहा है ए एंड सी सही है, बी एंड सी सही है, ए एंड डी सही है अथवा बी एंड डी सही है। तो पहले आप लोग ऑप्शन में देखिए कि बोल क्या रहा है कि सामाजिक व आर्थिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए नहीं है, ये निगेटिव है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। आपका सेकंड दे रहा है सामाजिक व आर्थिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल सही बात है। और विकास परियोजना के कारण लोगों का अस्थायी पुनः स्थानन प्रवसन कहलाता है, तो नहीं, विकास परियोजनाओं के कारण लोगों का अस्थायी पुनः स्थानन कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो यहाँ पे आपका ए, बी एंड डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी एंड डी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट आप लोग का व्याख्या दे रहा है कि आदिवासी समुदाय अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर व कम संख्या में होने के कारण उन्हें पिछले सालों में आए आर्थिक बदलाव, वन नीतियां, राज व निजी उद्योगों के राजनैतिक दबाव की वजह से बागानों, निर्माण स्थल उद्योगों आदि नौकरी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप ये कई तरह के अभावों के शिकार हो जाते हैं, जिससे कि उनके बच्चे कुपोषण का शिकार रहते हैं व साक्षरता भी कम होती है। अतः यह बात बिल्कुल सही है कि सामाजिक व आर्थिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं तथा विकास परियोजनाओं के कारण लोगों का अस्थायी पुनः स्थानन विस्थापन कहलाता है। इस प्रकार आपका कथन बी एंड डी दोनों सही है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि बावड़ियाँ सीढ़ीदार कुओं के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन में ए दे रहा है कि ये मुख्यतः वर्षा रहित क्षेत्रों में ही दिखाई देते हैं। सेकंड बोल रहा है कि ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक प्रणाली है और इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। बावड़ियों में सीढ़ियाँ जमीन के नीचे कई मंजिल तक रहती हैं, परंतु किसी को भी सीढ़ियों द्वारा नीचे पानी तक जाने की अनुमति नहीं होती है। ऑप्शन में दे रहा है ए एंड सी सही है अथवा ए एंड डी सही है अथवा बी सी डी सही है अथवा ए बी सी सही है। तो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन में दे रहा है ना कि ये मुख्यतः वर्षा रहित क्षेत्रों में ही दिखाई देती हैं। तो आपका ये बात बिल्कुल सही है कि ये मुख्यतः वर्षा रहित क्षेत्रों में ही दिखाई देती हैं। ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक प्रणाली भी मानी जाती है, ये बात भी सही है। इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में भी किया जाता है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन आप लोग को दे रहा है कि बावड़ियों में सीढ़ियाँ जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं, परंतु किसी को भी सीढ़ियों द्वारा नीचे पानी तक जाने की अनुमति नहीं होती है। आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो आपका ए, बी एंड सी सही है। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको यहाँ पे व्याख्या दे रहा है कि बावड़ियाँ या बावली उन सीढ़ीदार कुओं को कहते हैं जिनके जल तक सीढ़ियों के सहारे आसानी से पहुँचा जा सकता है। भारत में बावड़ियों के निर्माण और उपयोग का लंबा इतिहास रहा है। ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक प्रणाली है जो मुख्यतः वर्षा रहित क्षेत्रों में ही दिखाई देती हैं। इनका उपयोग सामुदायिक संसाधनों के रूप में किया जाता है। ए, बी एंड सी तीनों कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि आपदा के बाद शरणार्थी लोग अपने क्षेत्र को वापस लौटते हैं, यह आपका कहलाता क्या है? यहाँ पे ऑप्शन में दे रहा है आप लोग का डिस्प्लेसमेंट, आपका विस्थापन, ट्रांसफ़र, आपका स्थानांतरण। आपका थर्ड बोल रहा है आपका रिपेट्रिएशन अथवा प्रत्यावर्तन अथवा इमिग्रेशन, आपका
अप्रवास, तो यहाँ पे बोल रहा है आपदा के बाद जो शरणार्थी लोग अपने क्षेत्र को वापस लौटते हैं, यह आपका कहलाता है प्रत्यावर्तन। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे आपदा के बाद शरणार्थी लोग अपने क्षेत्र को वापस आते हैं, उसे प्रत्यावर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि नीचे दी गई पहेली हल कीजिए। पेड़ के तने में छेद बनाओ, उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक 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 करता जाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ मैं। ऑप्शन में दे रहा है कठफोड़वा, इंडियन रॉबिन, कलचीड़ी अथवा साउंड बर्ड अथवा डो। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वुड पेकर, आपका कठफोड़वा। क्या होता है? कठफोड़वा। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, दी गई पहेली में दर्शाई गई सभी विशेषताएं पक्षी की हैं, जिसे कठफोड़वा कहा जाता है। यह पक्षी पेड़ के तने में छेद बनाकर रहता है तथा उसमें छिपे कीड़े व चींटियों के अंडों को खाता है। इसकी चोंच काफ़ी मजबूत व नुकीली होती हैं, जो कि एक हथौड़े की तरह होती हैं। जब यह अपनी चोंच को पेड़ के तने पर मारता है तो इसकी टुक टुक की आवाज़ दूर तक सुनी जाती है। आपके स्क्रीन पर कि मधुमक्खी, बिहार में मधुमक्खी पालन के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है कि मधुमक्खी पालन आरंभ करने का सर्वोत्तम अप्रैल से जून है। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो कि अंडा देती है। छत्ते में केवल कुछ नर मधुमक्खी होते हैं जो ये श्रमिक के रूप में विशेष भूमिका को निभाते हैं और छत्ता भी बनाते हैं। और मादा मधुमक्खियाँ फूलों के चारों ओर रस के लिए नाचती हैं। ये फूलों से रस एकत्र करके शहद को बनाती हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दे रहा है आप लोगों को, फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि मधुमक्खी पालन आरंभ आपका सर्वोत्तम जो समय होता है अप्रैल से जून नहीं, आपके अक्टूबर से दिसंबर होता है, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर बोल रहे हैं कि प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो कि अंडा देती है, ये ऑप्शन आपका सही है। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि छत्ते में केवल कुछ नर मक्खी होते हैं, ये श्रमिक के रूप में विशेष भूमिका निभाते हैं और छत्ता भी बनाते हैं। तो ये बात गलत है। नर मधुमक्खी का कोई श्रमिक के रूप में कोई बहुत विशेष स्थान नहीं होता है। और नेक्स्ट दे रहा है कि मादा मधुमक्खियाँ फूलों के चारों ओर रस के लिए नाचती हैं। ये फूलों से रस एकत्र करके शहद बनाती हैं। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि ए बी सी सही है, बी सी सही है, अथवा बी एंड डी सही है, अथवा ए एंड सी सही है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है ना, ओनली वन यहाँ पे सही है, जो कि प्रत्येक मधुमक्खी में से एक रानी मधुमक्खी होती है जो कि आपका अंडा देती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन एक दे रहा है और यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पे आपका कोई ऑप्शन सही नहीं लग रहा, ओनली वन आपका यहाँ पे सही है। और इसीलिए आपको आपका जो आयोग है इसको क्या बोनस अंक दे दिया है। देखिए यहाँ पे दे रहा है आप लोगों को कि मधुमक्खियाँ एक छत्ते में रहती हैं जिसका इस्तेमाल आमतौर पर किसी भी मधुमक्खी कॉलोनी के छत्ते का वर्णन करने के लिए किया जाता है। मधुमक्खियाँ अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती हैं। प्रत्येक मधुमक्खी कॉलोनी के 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। यहाँ पे ऑप्शन में देख भी सकते हैं आप लोग कि रानी मधुमक्खी, प्रत्येक मधुमक्खी के एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडा देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी होते हैं जिनकी श्रमिक के रूप में कोई बहुत विशेष भूमिका नहीं होती है। और यहाँ पे दे रहा है कि श्रमिक मधुमक्खियाँ छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं। ये छत्ता बनाती हैं तथा बच्चों की देखभाल करती हैं। श्रमिक मधुमक्खियाँ मधु रस की तलाश में फूलों के चारों ओर उड़ती हैं तथा फूलों से रस एकत्र करके शहद को बनाती हैं। आयोग ने इस प्रश्न के लिए सभी को बोनस अंक दिए हैं। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, महाराष्ट्र में गन्ने के खेतों वाले एक गांव में मुकदमा की क्या भूमिका रही है। वो ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, वह एक एजेंट है जो विभिन्न सिंचाई की सुविधाओं को उपलब्ध कराता है। वह एक एजेंट है जो परिवार को राशन बंटवाता है, अथवा वह एक एजेंट है जो कि आधुनिक कृषि सुविधाओं के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है, अथवा वह एक एजेंट है जो धन उधार पर देता है तथा प्रत्येक परिवार द्वारा लिए गए ऋण का विवरण देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है आप लोगों को, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि महाराष्ट्र में गन्ने के खेतों वाले एक गांव में मुकदमा की क्या भूमिका रही है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, वह एक एजेंट है जो धन उधार पर देता है तथा प्रत्येक परिवार द्वारा लिए गए ऋण का विवरण देता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, महाराष्ट्र के गन्ने के
खेतों वाले एक गांव में मुकादम एक एजेंट होता है जो धन उधार पर देता है तथा प्रत्येक परिवार द्वारा लिए गए ऋण का विवरण देता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का होता है क्योंकि यहाँ पे कॉपर सल्फेट रंग का होता है तथा पेप्टाइड बंध के साथ अभिक्रिया के कारण बैंगनी रंग बनता है। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन दे रहा है कि अभिकर्मक मेथिल ऑरेंज पीले रंग का है तथा उसका रंग बदलकर बैंगनी आसानी से हो जाता है, अथवा खाद्य पदार्थ में पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है, अथवा खाद्य पदार्थ। फोर्थ ऑप्शन दे रहा है कि खाद्य पदार्थ में ओ पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जाँच के समय खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का होता है क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन खाद्य पदार्थ में पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है। चलिए अब नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर आपको व्याख्या दे रहा है कि खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच के समय खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का होता है क्योंकि खाद्य पदार्थ में पेप्टाइड बंध की उपस्थिति होती है, जिसके कारण ब्यूरेट परीक्षण में पेप्टाइड श्रृंखला में नाइट्रोजन परमाणु कॉपर आयनों के साथ मिलकर बैंगनी रंग बनाते हैं। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि रामू कमजोर मांसपेशियों तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है, उसे अभाव हो सकता है विटामिन डी का, विटामिन ए का, विटामिन सी का अथवा विटामिन बी का। तो यहाँ पे कमजोर मांसपेशियां बोल रहा है और बहुत कम ऊर्जा की शिकायत कर रहा है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी। क्या हो जाएगा? विटामिन B1 का। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर रामू कमजोर मांसपेशियां तथा कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा की शिकायत करता है, उसे विटामिन B1 का अभाव हो सकता है। विटामिन बी को थायमीन के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी कमी से बच्चे में थकान, चिड़चिड़ापन, खराब यादाश्त, भूख न लगना, नींद में गड़बड़ी, पेट की परेशानी और वजन कम होना आदि लक्षण होने लगते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि पोचमपल्ली हमारे देश के एक राज्य का जिला है। यह जिला अपनी सुंदर चमकीली रंग बिरंगी साड़ियों और आपके विशेष प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का है? ऑप्शन दे रहा है आप लोगों का कर्नाटका, ऑप्शन दे रहा है आप लोगों को आंध्र प्रदेश अथवा तमिलनाडु अथवा तेलंगाना। तो अगर पोचमपल्ली पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा राइट आंसर तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर पोचमपल्ली हमारे देश के तेलंगाना राज्य के एक ये जिला है। यह जिला अपने सुंदर चमकीली रंग बिरंगी साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। पोचमपल्ली की फैब्रिक एक ऐसी पारंपरिक बुनाई तकनीक है जिसमें रंगों धागों को ऊपर नीचे बुनकर पहाड़ जैसी आकृतियां को बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से हमारे देश के पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों के युगल को चुनिए। ऑप्शन दे रहा है आप लोग को असम एंड राजस्थान, बिहार एंड बॉम्बे हाई कोर्ट अथवा गुजरात एंड तमिलनाडु अथवा पश्चिम बंगाल अथवा बॉम्बे हाई कोर्ट। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन असम और राजस्थान। क्या हो जाएगा? असम और राजस्थान। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी आपका लगभग आपके 23.29% है, अथवा इसके बाद गुजरात का आपका 12.5% है और आपका असम में 12.1% है। अतः प्रश्नानुसार दिए गए युगलों में असम और राजस्थान हमारे देश के पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों के युगल में शामिल हो गए हैं। और सरकार द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष आपके 2020-21 में भारत के कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में गिरावट भी आई है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि पास पड़ोस के वातावरण में बदलाव के कारण छोटी छोटी समस्याओं से पार पाने के लिए जब कोई जीव अपने शरीर में छोटे बदलाव करता है तो वो क्या कहलाता है? आपको ऑप्शन दे रहा है पर्यानुकूलन, अनुकूलन, अभिग्रहण अथवा समायोजन। तो यहाँ बोल रहा है कि पास पड़ोस के वातावरण में बदलाव के कारण छोटी समस्या से पार पाने के लिए जब कोई जीव शरीर में छोटे बदलाव करता है तो वह कहलाता है आपका पर्यावरण के अनुसार। अगर ये बदल रहा है तो आपका हो जाएगा असिमिलेशन। क्या हो जाएगा? पर्यानुकूलन। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर यहाँ पे आप लोग को व्याख्या भी दे रहा है कि आस पड़ोस के वातावरण में
बदलाव के कारण छोटी छोटी समस्या से पार पाने के लिए जब कोई जीव अपने शरीर में छोटे बदलाव करता है तो यह पर्यानुकूलन कहलाता है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव विभिन्न परिस्थितियों में अपने शरीर को बाह्य वातावरण के अनुकूल को बनाए रखने के लिए बाह्य वातावरण के अनुसार समायोजित हो जाता है। जैसे कि आपका ऑप्शन हुआ पहाड़, ऊंचाई वाले स्थानों की यात्रा करते समय मनुष्यों की सांस लेने में दर में वृद्धि होना। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री लहरों से होने वाला अपरदन एवं निक्षेपण नहीं है। आपका मेहराब, खड़ी चट्टान, ढेर अथवा लोइस, पवनोढ़, मृत्तिका। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लोइस, आपका पवनोढ़ मृत्तिका। क्या हो जाएगा? लोइस अथवा पवनोढ़ मृत्तिका। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन में यहाँ व्याख्या भी दे रहा है। समुद्री लहरों से होने वाली अपरदन एवं निक्षेपण भू आकृतियाँ, तटीय मेहराब, स्टैक्स, ढेर, ब्लो होल, समुद्री गुफा, खड़ी चट्टान, स्पाउटिंग, हार्न शादी। अतः लोइस समुद्री लहरों से होने वाले अपरदन एवं निक्षेपण नहीं है, क्योंकि पवन द्वारा उड़ाई गई धूलों को निक्षेप से निर्मित जमाव को आपके लोइस कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, वायुमंडल के इस परत में उल्का पिंड जल जाते हैं। ऑप्शन दे रहा है वायुमंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल अथवा बहिर्मंडल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य मंडल। क्या हो जाएगा? मेजोस्फीयर। चलिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर, मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी परत है जो समताप मंडल के ऊपर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग आपके 80 किमी तक है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इस तरह में वायु के घर्षण के कारण जल जाते हैं। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर कि यदि चंद्रमा का परिक्रमा पथ घटना शुरू हो जाए तो क्या होगा। ऑप्शन दे रहा है आप लोगों को कि चंद्रमा एक वृहत गुरुत्वीय बल में प्रयोग में लाएगा, अथवा निम्न ज्वार भाटा उच्च बन जाएगा और उच्च ज्वार भाटा निम्न बन जाएगा, अथवा यह निम्न ज्वारीय उभार पैदा करेगा, अथवा फोर्थ ऑप्शन दे रहा है कि निम्न ज्वार भाटे पैदा होंगे। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यदि चंद्रमा का परिक्रमा पथ घटना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा। चंद्रमा एक वृहत गुरुत्वीय बल को प्रयोग में लाएगा, अथवा निम्न ज्वार भाटा उच्च बन जाएगा और उच्च ज्वार भाटा निम्न बन जाएगा, अथवा आपका यह एक निम्न ज्वारीय उभार पैदा करेगा अथवा निम्न ज्वार भाटे में पैदा होगा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्या होगा? चंद्रमा एक वृहत गुरुत्वीय बल को प्रयोग में लाएगा। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे आप लोग को व्याख्या भी दे रहे हैं। यदि चंद्रमा का परिक्रमा पथ घटना शुरू हो जाए तो अर्थात चंद्रमा अपनी वर्तमान दूरी 20 गुना नज़दीक आ जाए तो हमारी धरती पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति को 400 गुना शक्तिशाली बना देगा। अर्थात चंद्रमा एक वृहत गुरुत्वीय बल प्रयोग में लाएगा जिससे कि तटीय क्षेत्रों में सुनामी आएगी और तबाही मच जाएगी। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी जगह हुई जगह का नाम क्या है। आपका कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस ऑन अर्थ लोकेटेड इन लद्दाख इज नोन एज डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन दे रहा है द्रास, कारगिल अथवा गांगरी अथवा काराकोरम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रास। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी हुई आबादी जगह का नाम द्रास है। समुद्र तल से 3280 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। लद्दाख को आपका खा पा चांद भी कहा जाता है जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समझता है कि सांप के कान नहीं होते हैं, इसीलिए वे सपेरे के बिन नहीं सुन सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रक्रिया कौशल की व्याख्या करता है। पर्यावरण के बारे में स्वाभाविक जिज्ञासा की अभिव्यक्ति, कार्य और कारण संबंध की स्थापना अथवा जीव विविधता के प्रति सराहना की अभिव्यक्ति, अथवा अवलोकन के आधार पर सामान्यीकरण करना। ऑप्शन दे रहा है आप लोगों को बी एंड डी,
अथवा ए एंड बी अथवा सी एंड डी अथवा बी एंड सी। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है आप लोगों को, आपसे पूछ रहा है कि एक पर्यावरण अध्यापक है जो कि अपने विद्यार्थियों को समझाता है कि सांप के कान नहीं होते हैं, इसीलिए वे सपेरे की बीन को नहीं सुन सकता है, अथवा निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रक्रिया कौशल की व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पे पर्यावरण के बारे में स्वाभाविक जिज्ञासा की अभिव्यक्ति कर रहा है, अथवा कार्य और कारण संबंध की स्थापना कर रहा है, अथवा जीव विविधता के प्रति सराहना की अभिव्यक्ति कर रहा है, अथवा अवलोकन के आधार पर सामान्यीकरण कर रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी एंड डी। क्या हो जाएगा? कार्य और कारण संबंध की स्थापना कर रहा है और अवलोकन के आधार पर सामान्यीकरण कर रहा है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी एंड डी। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे बी एंड डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पे आप लोगों को व्याख्या भी दे रहा है कि एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समझाता है कि सांप के कान नहीं होते हैं, इसीलिए वे सपेरे की बीन को नहीं सुन सकता। अवलोकन का अर्थ होता है निरीक्षण करना, परीक्षण करना तथा ध्यान से देखना। अवलोकन निरीक्षण करने की सबसे साधारण वैज्ञानिक पद्धति भी मानी जाती है। अवलोकन के आधार पर सामान्यीकरण का आशय विषय वस्तु की अपनी समझ दूसरों को प्रदान करना है। इसके माध्यम से शिक्षक कार्य और कारण में संबंध स्थापित कर रहा है तथा बच्चों के विचारों में अवलोकन के आधार पर सामान्यीकरण कर रहा है, अथवा बी एंड डी सही है। खाद्य पदार्थों के खराब हो जाने के प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप या चर्चा कक्षा में शिक्षक को करानी चाहिए। ऑप्शन दे रहा है घर पर भोजन बनाने का अवलोकन करना, अथवा अधिकतम मात्रा में चीज़ों को खरीदना, अथवा यहाँ पे चिप्स पैकेट को फ्रीजर में रखना, अथवा किसी भी पदार्थ को खरीदने से पूर्व उनकी समाप्ति की तिथि की जांच करना। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि खाद्य पदार्थों के खराब हो जाने के प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप या चर्चा कक्षा में शिक्षक को करानी चाहिए। ऑब्जर्व कुकिंग ऑफ फूड एट होम आपके, अथवा सेकेंड बोल रहा है टू बाई थिंग्स ऑफ मैक्सिमम क्वान्टिटी, अथवा टू कीप द चिप पैकेट इन फ्रीज़र, अथवा टू चेक द एक्सपायरी डेट बिफोर बाइंग एन कॉम्बोडिटी। अथवा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा किसी भी आपके पदार्थ को खरीदने से पूर्व उसकी समाप्ति की तिथि जांच करना। आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर क्या है, खाद्य पदार्थों के खराब हो जाने के प्रकरण को पढ़ाते समय शिक्षक कक्षीय चर्चा के दौरान बच्चों में यह जागरूकता प्रदान करेगा कि यदि वे किसी भी खाद्य पदार्थ को खरीदे तो सबसे पहले उसकी समाप्ति की तिथि की जांच कर ले, क्योंकि समाप्ति की तिथि के बाद इस्तेमाल किया गया पदार्थ शरीर पर दुष्प्रभाव डाल सकता है। अतः यह आवश्यक है कि खाद्य पदार्थों की समाप्ति की तिथि दीर्घकालिक हो, जिससे कि वे तिथि के भीतर ही इस्तेमाल किया जा सके। अतः विकल्प आपका डी सही है तथा शेष कथन आपका तर्क संगत नहीं है। निम्नलिखित में से किस योजना से सक्रिय अधिगम पहचाना। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि सेल्फ स्टडी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिस्कशन, स्वपठन समस्या समाधान, अथवा परिचर्चा, टेस्टिंग अचीवमेंट आपके उपलब्धि परीक्षण, अथवा टॉकिंग नोट्स फ्रॉम ब्लैक बोर्ड श्यामपट से नोट को लिखना, अथवा डिलीवरिंग स्ट्रक्चर्ड, अथवा लर्निंग एक्सपीरियंस। यहाँ पे देखिए जो दे रहा है ना, यहाँ पे लिखना आपका हमेशा नेगेटिव वर्ड होता है, और फिर बोल रहा है उपलब्धि परीक्षण। यहाँ पे आप लोग को प्रदर्शन उन्मुखी यहाँ पे नहीं होना है। आपका यहाँ पे बोल रहा है कि संरचित अधिगम अनुभव देना, या आपका स्वपठन समस्या समाधान और परिचर्चा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर, बच्चों को स्वयं से पाठ को पढ़कर अपनी समस्या का समाधान निकालने के लिए कहना चाहिए तथा उन्हें परिचर्चा, वाद विवाद विधियों में सहभागी बनाकर अर्थपूर्ण व सक्रिय अधिगम में सुशासित किया जा सकता है, क्योंकि इन योजनाओं द्वारा बच्चों में विचारों की प्रवाहशीलता, कल्पना का निर्माण तथा सृजनशीलता का गुण आ जाता है, उनकी सक्रिय अधिगम में सहायता प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर,
कि जब विद्यार्थियों को उनकी अपनी गति से सीखने की स्वतंत्रता दी जाती है तब अधिगम का यह उपागम क्या कहलाता है? आपका कोलैबोरेटिव लर्निंग अथवा सहयोगात्मक अधिगम अथवा एडॉप्टिव लर्निंग अथवा अनुकूली अधिगम अथवा एक्टिव लर्निंग अथवा सक्रिय अधिगम अथवा पैसिव लर्निंग अथवा निष्क्रिय अधिगम। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब विद्यार्थियों को उनकी अपनी गति से सीखने की स्वतंत्रता दी जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगा एक्टिव लर्निंग। क्या हो जाएगा? सक्रिय अधिगम। आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे आप लोग को व्याख्या दे रहा है कि जब विद्यार्थियों को उनकी अपनी गति से सीखने की स्वतंत्रता दी जाएगी तब अधिगम का यह उपागम आपका एक्टिव लर्निंग होगा। इस उपागम में सबसे अधिक महत्व इस बात को दिया जाता है कि विद्यार्थी किस तरह से अधिगम से अधिक सीख सकता है। सक्रिय अधिगम विद्यार्थियों को अपने पाठ्यक्रम में विषय वस्तु के बारे में गहन विचार में संलग्न करती है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि कक्षा 5वीं के छात्र को आवास के बारे में सिखाते समय निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अन्वेषण अथवा इंक्वायरी को प्रोत्साहित करती है? Asking student to collect a picture of a different shelter in a rural and a urban areas अथवा विद्यार्थियों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विभिन्न आवासों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना अथवा शोइंग पिक्चर ऑफ अ शेल्टर ऑफ अ डिफरेंट एनिमल टू स्टूडेंट विद्यार्थियों के विभिन्न पशुओं के आवासों के चित्र दिखाना अथवा शोइंग अ डिजिटल प्रेजेंटेशन ऑन अ शेल्टर ऑफ अ डिफरेंट एनिमल्स टू स्टूडेंट विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के आवासों पर डिजिटल प्रस्तुतिकरण दिखाना। आस्किंग स्टूडेंट टू नरेट देयर एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग शेल्टर इन अ कम्युनिटी विद्यार्थियों को समुदाय में आवासों के भ्रमण के अपने अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में सबसे पॉजिटिव होता है आपका अनुभव। अनुभव आपका सबसे पॉजिटिव है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे व्याख्या दे रहा है कि विद्यार्थियों को समुदाय में आवासों के भ्रमण के अपने अनुभव का वर्णन करने के लिए कहना चाहिए। कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों को आवास के बारे में सिखाते समय अन्वेषण को प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि जब बच्चे से उनके आवासों के भ्रमण के अनुभवों को साझा करने के लिए कहा जाएगा तो वो भिन्न भिन्न अनुभवों को खोजकर शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार उनमें अन्वेषण का कौशल विकसित होगा तथा वे वास्तविक दुनिया की स्थितियों से कक्षा के सिद्धांतों और ज्ञान को बेहतर ढंग से जोड़ने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? सुसज्जित प्रयोगशाला, संसाधन कक्ष, स्थानीय संसाधन अथवा आसानी से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करने वाले प्रयोग। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ए एंड बी अथवा बी एंड सी अथवा सी एंड डी अथवा ए एंड डी। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? स्थानीय सुसज्जित प्रयोगशाला, संसाधन कक्ष, स्थानीय संसाधन अथवा आसानी से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करने वाले प्रयोग। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव वर्ड जो है ना, स्थानीय संसाधन और आसानी से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करने वाले प्रयोग आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपके सी और डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी एंड डी। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु स्थानीय संसाधन और आसानी से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करने वाले प्रयोग अनिवार्य हैं, क्योंकि स्थानीय संसाधन जैसे कि पौधे, कीट, पत्थर, लकड़ियाँ सभी प्राथमिक विद्यालयों के आसपास आसानी से मिल जाते हैं और ये इन सभी प्राथमिक विद्यालयों के आसपास आसानी से मिल जाते हैं। इन सामग्रियों को मूर्त रूप में दिखाकर इनका विभिन्न तरीकों से शिक्षण में प्रयोग करके शिक्षक कक्षा में रुचिकर प्रदर्शन करता है और इसके माध्यम से आपके बच्चों की पर्यावरण के प्रति विशेष समझ को विकसित करता है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि प्रयोग के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन सीखने में विद्यार्थियों के लिए क्या सबसे उपयुक्त हो सकता है? अलाउ ईच चाइल्ड टू प्लेटफॉर्म टू एक्टिविटी, ऑब्जर्व, रिकॉर्ड एंड मेक मीनिंग ऑफ हिज हर
ऑब्जर्वेशन, प्रत्येक बच्चे की गतिविधि करने, निरीक्षण करने और रिकॉर्ड करने और अपने अवलोकनों का अर्थ बनाने की अनुमति दीजिए। अथवा डोंट एक्सेप्ट ऑल द आंसर्स दैट चिल्ड्रन में गिव इन देयर लैंग्वेज, उन सभी उत्तरों को स्वीकार ना करें जो बच्चे अपनी भाषा में दे सकते हैं। अलाउ स्टूडेंट टू memorize all the step of the experiments including facts and a principle, विद्यार्थियों के तथ्यों और सिद्धांतों सहित प्रयोगों के सभी चरणों को याद करने की अनुमति दें। अथवा allow student to write definition of the outcome of the experiment, विद्यार्थियों को प्रयोग के परिणाम की परिभाषा लिखने की अनुमति दें। तो ये जो ऑप्शन आप लोग को दे रहा है ना, यहाँ पे लिखने की, याद करने की, और यहाँ पे दे रहा है आप लोगों को कि स्वीकार, उनकी भाषा को स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये सारे आपके निगेटिव वर्ड होते हैं। यहाँ पे दे रहा है आप लोगों को अलाउ ईच चाइल्ड टू प्लेटफॉर्म द एक्टिविटी, ऑब्जर्व, रिकॉर्ड एंड मेक मीनिंग ऑफ हर ऑब्जर्वेशन, प्रत्येक बच्चे को गतिविधि करने, निरीक्षण करने, रिकॉर्ड करने और अपने अवलोकन का अर्थ बताने की अनुमति दीजिए। और इससे आपका पॉजिटिव वर्ड यहाँ पे कोई भी नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। प्रयोगों के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन में सीखने विद्यार्थियों को किसी भी गतिविधि में शामिल करना चाहिए तथा उनकी अपनी गतिविधियों को स्वयं से निरीक्षण करते हुए रिकॉर्ड करने के लिए कहना चाहिए। और अंत में उन रिकॉर्डों का अवलोकन करने के लिए अवलोकन के आधार पर एक अर्थपूर्ण अधिगम कराना चाहिए, जिससे कि वे किसी भी एक अवधारणा के प्रति अपनी समझ को विकसित कर सकें। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज एक निश्चित अवधि में बच्चे के उत्तरोत्तर अधिगम उपलब्धि का संचयी साक्ष्य है। ऑप्शन दे रहा है आपका, ऑप्शन दे रहा है कि असेसमेंट, इंडिकेटर, स्कोरिंग बुकलेट अथवा आकलन सूचक अंकन पुस्तिका, एनुअल असेसमेंट रिकॉर्ड रजिस्टर, वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका, अथवा ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे पोर्टफोलियो अथवा रिपोर्ट कार्ड। तो यहाँ पे जो बोल रहा है ना आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा दस्तावेज है जो कि एक निश्चित अवधि में बच्चे के उत्तरोत्तर अधिगम उपलब्धि का संचयी साक्ष्य होता है, तो आपका होता है पोर्टफोलियो। क्या होता है? पोर्टफोलियो। आपका राइट आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे व्याख्या भी दे रहा है कि पोर्टफोलियो वह दस्तावेज है जो कि एक निश्चित अवधि में बच्चे के उत्तरोत्तर अधिगम उपलब्धि का संचयी साक्ष्य होता है। यह एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी भी व्यक्ति या बालक के जीवन के सभी क्षेत्रों की क्रमबद्ध जानकारी एकत्रित करके रखा जाता है, अर्थात किसी बालक की क्या उपलब्धियाँ होती हैं तथा क्या कमियाँ होती हैं, इन सभी की जानकारी पोर्टफोलियो में संचित रहती है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का विद्यार्थी केंद्रित प्रक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? व्याख्यान विधि, श्रुत लेखन विधि अथवा व्याख्यान एवं श्रुत लेख विधि अथवा प्रोजेक्ट मेथड का प्रयोजन विधि। यहाँ पे बोल रहा है कि विद्यार्थी केंद्रित प्रक्रम निम्नलिखित में से कौन सा हो, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोजन विधि। आपका क्या होगा? प्रोजेक्ट मेथड। चलिए अब नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे आप लोगों को व्याख्या दे रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का विद्यार्थी केंद्रित प्रक्रम प्रयोजन विधि है। इस विधि का मुख्य आधार यह है कि विद्यार्थी सहयोग एवं सक्रियता से वास्तविक सामाजिक परिस्थितियों में सीखें, जैसे कि स्थानीय क्षेत्र के वनस्पति व प्राणियों के अध्ययन से संबंधित प्रयोजना में जब विद्यार्थी कार्य करते हैं तो क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी की बनावट, प्राणियों के भोजन संबंधी आदतें तथा अन्य जीव वैज्ञानिक एवं संरचना, व्यवहार, अनुकूलन आदि तथ्यों को की भी जानकारी उनको मिलती है। अतः यह विधि शिक्षक एवं छात्र में स्वस्थ अंतःक्रिया स्थापित करता है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि इंदिरा को यह समझने में कठिनाई हो रही है कि सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनती है। इंदिरा के शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि वह इसे बेहतर तरीके से समझ सके? सांप के काटने पर इलाज कैसे किया जाता है? परवारता के लिए डॉक्टर को
आमंत्रित किया जाए। सांप के जहर से दवाई कैसे बनाई जाती है यह समझाने के लिए सपेरे को आमंत्रित करें, अथवा शिक्षक द्वारा इस प्रक्रिया की व्याख्या किया जाए, अथवा सांप के जहर की दवाई कैसे बनाई जाती है उस प्रक्रिया का वीडियो प्रस्तुतिकरण किया जाए। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ए एंड डी, बी एंड सी, अथवा ए एंड बी, अथवा बी एंड डी। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि सांप के काटने पर इलाज कैसे किया जाता है, इस पर वार्ता के लिए डॉक्टर को आमंत्रित करें। सांप के जहर से दवाई कैसे बनाई जाती है यह समझाने के लिए सपेरे को आमंत्रित करें, अथवा शिक्षक द्वारा इस प्रक्रिया की व्याख्या की जाए। और सांप के जहर की दवाई कैसे बनाई जाती है उस प्रक्रिया के वीडियो का यहाँ पे प्रस्तुतिकरण किया जाए। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन आपका ए एंड डी, सांप को काटने पर इलाज कैसे किया जाता है, वार्ता के लिए डॉक्टर को आमंत्रित करें, और सांप के जहर की दवाई कैसे बनाई जाती है उस प्रक्रिया के वीडियो का प्रस्तुतिकरण किया जाए। तो ऑप्शन हो जाएगा ए एंड डी। क्या हो जाएगा? ए एंड डी। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, यदि इंदिरा को यह समझने में कठिनाई हो रही है कि सांप को काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनती है, तो उसके शिक्षक को चाहिए कि वे सांप के काटने पर इलाज कैसे किया जाता है इस प्रकरण पर वार्ता के लिए डॉक्टर को आमंत्रित करें, तथा सांप के जहर की दवाई कैसे बनती है उस प्रक्रिया का वीडियो प्रस्तुतिकरण करें, जिससे कि इंदिरा इसे बेहतर तरीके से समझ कर सके। और इस प्रकार के विकल्प आपके ए एंड डी सही हैं। चलिए नेक्स्ट है कि एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अनीता विद्यार्थियों के आकलन में उनके प्रदर्शन को दर्शाने के लिए प्रतिशत का चयन करने के लाभ का वर्णन कर रही है। अनीता का कौन सा कथन यहाँ पे सही हो सकता है? निचली कक्षाओं के लिए प्रतिशत उपयुक्त है, परसेंटेज इज़ अ सिचुएबल फॉर लोअर क्लासेस, अथवा परसेंटेज इज़ ईजी टू यूज़ फॉर असेसमेंट ऑफ स्किल। कौशलों के आकलन के लिए प्रतिशत का प्रयोग आसान है। किन बोल रहे कि परसेंटेज डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की शक्तियों तथा कमजोरियों का वर्णन प्रतिशत से होता है। अथवा परसेंटेज इज ईजी टू यूज एंड इंटरप्रेट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, प्रशासनिक उद्देश्य के लिए प्रतिशत का प्रयोग करने के लिए एवं अर्थ निकालने में आसान होता है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रतिशत चयन करने का लाभ और वर्णन कर रही है अनीता का कौन सा कथन यहाँ पे सही, आकलन के लिए कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो बोल रहा है कि निचली कक्षाओं के लिए प्रतिशत उपयुक्त है, अथवा कौशलों के आकलन के लिए प्रतिशत का प्रयोग आसान है, अथवा विद्यार्थियों की शक्तियों तथा कमजोरियों का वर्णन प्रतिशत में होता है, अथवा प्रशासनिक उद्देश्य के लिए प्रतिशत के प्रयोग करने में अर्थ निकालने में यहाँ पे आसान होता है। तो यहाँ से पूछ रही है ना कि एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका जो अनीता है विद्यार्थियों के आकलन में उनके प्रदर्शन को दर्शाने के लिए प्रतिशत का चयन करने के लिए लाभ का वर्णन कर रही है। अनीता का कौन सा कथन यहाँ पे सही हो सकता है? निचली कक्षाओं के लिए प्रतिशत उपयुक्त है, कौशलों के आकलन के लिए प्रतिशत का प्रयोग करना आसान होता है, अथवा विद्यार्थियों की शक्तियों तथा कमजोरियों का वर्णन प्रतिशत से होता है, अथवा प्रशासनिक उद्देश्य के लिए प्रतिशत का प्रयोग करने में एवं अर्थ निकालने में आसान होता है। और आपका राइट आंसर भी यही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे व्याख्या भी दे रहा है कि एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है अनीता, विद्यार्थियों के आकलन में उनके प्रदर्शन को दर्शाने के लिए प्रतिशत का चयन करने के लाभ का वर्णन कर रही हैं, जिसमें वह बताती हैं कि प्रशासनिक उद्देश्य के लिए प्रतिशत का प्रयोग करना और व्याख्या करना, अर्थ निकालना आसान होता है। आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि बच्चों के लिए खेलों वाले क्रियाकलापों की व्यवस्था की जाती है जिससे कि वे समाज के नियमों को समझें, अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ द सोसाइटी, रेमन एक्टिव एंड प्रमोट देयर लर्निंग, सक्रिय रहें तथा अपनी सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाएं, अथवा डेवलप जेंडर स्टीरियोटाइप, लिंग संबंधी रूढ़िबद्ध धारणाओं को विकसित करें, अथवा प्ले आउटडोर्स विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, आपका घर से बाहर बिना किसी रोक टोक के खेलें। तो यहाँ पे आपसे पूछ रही है कि बच्चों के लिए खेलों वाले क्रियाकलापों की व्यवस्था की जाती है जिससे कि वे रिमेन एक्टिव एंड प्रमोट देयर लर्निंग, सक्रिय रहें तथा अपनी सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाएं। यहाँ पे राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बच्चों के लिए खेल आधारित क्रियाकलाप की व्यवस्था इसलिए की जाती है क्योंकि ऐसे क्रियाकलाप बच्चों की रुचि को बढ़ाते हैं जिससे कि वे गतिविधियों में संलग्न रहेंगे और एक सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में अपनी सीखने की प्रक्रिया को वृद्धि करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है गतिविधि है, एन एक्टिविटी इज अ
वेरीफाई प्रिंसिपल गिवन इन टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों का पुष्टिकरण। अथवा एन ओपन एंडेड एक्सप्लोरेशन, आपका एक खुला स्वतंत्र अन्वेषण। अथवा हेल्पिंग चिल्ड्रेन टू लर्न, बच्चों को सीखने में सहायता करना। ए वे ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट, अवधारणाओं को प्रस्तुत करने का तरीका होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि गतिविधि है, तो यहाँ पे एन ओपन एंडेड एक्सप्लोरेशन, एक खुला स्वतंत्र अन्वेषण, अथवा आपका बच्चों के सीखने में सहायता करना, अथवा अवधारणाओं को प्रस्तुत करने का तरीका। तो यहाँ पे गतिविधि पूछ रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक खुला स्वतंत्र अन्वेषण, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका, यहाँ पे व्याख्या भी दे रहा है कि गतिविधि का तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से है जिनमें बच्चे का रहन सहन, आचरण, चाल ढाल, चेष्टा, क्रियाकलाप सभी शामिल रहती हैं। इसीलिए गतिविधि आधारित शिक्षण छात्रों के लिए सक्रिय समस्या समाधानकर्ता के रूप में करती है। यह अनुभव के रचनात्मक पहल को बढ़ाती है तथा सीखने के लिए वास्तविकता भी देती है। इस प्रकार का अधिगम सभी उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि यह गतिविधि एक खुला स्वतंत्र अन्वेषण होता है। पर्यावरण अध्ययन किस प्रकार का विषय है आपका, जिसमें एक से अन्य विषय समाहित हों, अथवा विषयक, अथवा अंतर विषयक, अथवा अंतरा विषयक। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे अंतर विषयक जो होता है। पर्यावरण अध्ययन किस प्रकार का विषय होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा अंतर विषयक। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे आपको व्याख्या भी दे रहा है कि पर्यावरण अध्ययन एक अंतर विषयक एक प्रकार का विषय है, क्योंकि इसमें कई विषयों से जानकारी और विचार शामिल किए जाते हैं। प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भूविज्ञान जैसे क्षेत्रों को भी पर्यावरण अध्ययन में शामिल किया जाता है, जिससे कि इसकी अंतर विषयक प्रकृति की पुष्टि होती है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में सामग्री कैसी होनी चाहिए। छात्रों को लिखित जानकारी देना, प्रश्न करने एवं अन्वेषण के अवसर प्रदान करना, अथवा रटने को हतोत्साहित करना, अथवा परिभाषाओं तथा विस्तृत विवरण से बचना। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है आप लोगों को ए एंड बी एंड सी, अथवा बी एंड सी, अथवा ए सी एंड डी, अथवा बी सी एंड डी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ना बी सी एंड डी। देखिए आपसे ऑप्शन में क्या पूछा है, यहाँ पे देखिए आप लोग पूछ रहा है ना कि यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है कि छात्रों को लिखित जानकारी देना, तो लिखित हमेशा निगेटिव होता है। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रश्न करने एवं अन्वेषण के अवसर प्रदान करना, तो पॉजिटिव हो गया। रटने पर आप हतोत्साहित करेंगे बच्चे को, ये भी आपका पॉजिटिव हो गया। परिभाषाओं तथा विस्तृत विवरण से बचना है आपको, ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए आपका बी सी एंड डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग व्याख्या भी देख लीजिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में ऐसी सामग्री होनी चाहिए कि जो कि छात्रों को प्रश्न करने एवं खोज के अवसर प्रदान करेगा, छात्रों को रटने के प्रवृत्ति को हतोत्साहित करेगा और करके सीखने पर बल देगा। अथवा पर उसके बाद बोल रहा है कि परिभाषाओं तथा विस्तृत विवरण से बचाए एवं अनुभवों पर आधारित अधिगम को प्रदान करेगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बी सी एंड डी सही होगा। तो आज का आपका 30 क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप लोग के लिए, मतलब समझ लीजिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए थे। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए ना, तो प्लीज़ आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए आप लोग ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोग का एक एक टाइम कीमती है और हम आपका एक एक टाइम बहुत वैल्यूबल समझ के एक भी टाइम आप लोग का वेस्ट नहीं करते हैं। तो चलिए सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरा सभी को है राम राम, राधे राधे। आई होप कि आप सबको क्लास बढ़िया लगा होगा, और अगर हाँ बढ़िया लगे ना तो एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे।